एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर के ऊपर 2 वीडियोस बना दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाइए फटाफट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है हमारे पास वो है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी होता क्या है भाई, है ना। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारे पास एक अर्न है या फिर मैं कहूँ एक थैला है। थैले के अंदर 2 ब्लैक बॉल हैं और 2 ही रेड बॉल हैं। ठीक है, ब्लैक बॉल हैं, 2 रेड बॉल हैं। तो इसका क्या करें, तो देखिए अगर आपसे बोल दे कि जब आप फर्स्ट बॉल निकालोगे, फर्स्ट बॉल आप जब निकालोगे वो ब्लैक है, आपकी जो फर्स्ट बॉल है वो ब्लैक है, और जो आपकी सेकंड बॉल है वो रेड है। सेकंड बॉल जो आपने थैले के अंदर से निकाली वो कौन सी कलर की है, वो रेड कलर की है। तो यहां पर वो आपसे कह देगा कि ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है, मतलब थैले में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, उसने हमें बोल दिया कि फर्स्ट बॉल तो ब्लैक होगी और सेकंड बॉल की वो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, लेकिन उसने पहले ही बता दिया कि वो रेड कलर की है। तो बस हमें ये चेक करना है कि वो जो बॉल है, रेड कलर की जो बॉल हमने निकाली है, उसके बाहर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता था, वहां पर वो हमसे बोलता था, वहां पर क्वेश्चन कैसे होता, वहां पर क्वेश्चन ऐसे होता कि आपके पास 2 बॉल है 2 कलर की, फर्स्ट बॉल ब्लैक है, सेकंड बॉल बताओ कौन से कलर की होगी। तो वो क्वेश्चन किसका होता था, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता था, जहां पर हमें पता नहीं है कि क्या निकलेगा बाहर, हमें बस बताना होता था कि क्या निकलेगा। लेकिन यहाँ पे उसने पहले ही बता दिया कि आपके पास जो बॉल निकलेगी सेकंड राउंड में वो रेड कलर की होगी। अब आपको बस प्रोबेबिलिटी बतानी है ना। उसने पहले ही आपको गिवन कर दिया वो चीज कि वो बॉल जो आप निकाल रहे हो ना सेकंड टाइम में वो रेड है, अब ये बता दो कि उसकी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब वो आपको पहले ही बता देता है उस चीज के बारे में, बस आपको पहले वो बता देगा, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता था, वहां पे बोलता था सेकंड बॉल कौन से कलर की होगी, सेकंड बॉल क्या होगी। तो वहां पर हमें पहले पता नहीं होता था कि क्या होने वाला है ना, हमें सरप्राइज मिलता था। लेकिन यहाँ पे सरप्राइज का तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे वो हमें पहले ही बता देगा। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आप जब मैं लगवाऊंगी ना तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए ये लेकर के चलो कि वो हमें पहले ही बता देगा किसी इवेंट के बारे में, पहले ही वो इवेंट हो चुका होगा और हमें क्या करना है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो इवेंट पहले हो चुका है उस इवेंट की हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब उस इवेंट को मैं नाम दूंगी क्या, ए। ठीक है, वो इवेंट क्या है, ए है। और ये इवेंट ए जो है ये किसमें से एसोसिएट हो रहा है, मतलब ये इवेंट किसमें से बन रहा है, सैंपल स्पेस में से बन रहा है, सैंपल स्पेस के अंदर से निकलेगा ये इवेंट, है ना। तो देखिए, तो अगर आपके पास कोई इवेंट है ए, उसकी अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, वही क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, और ये सोन चलता जाएगा कहां तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई En तक। ठीक है, यही फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं बेस थ्योरम की तरफ, है ना। होप सो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में आया होगा। अब भाई बेस थ्योरम में क्या होता है, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी में तो हमें समझ में आ गया कि कोई चीज हमें पहले से गिवन होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, किसी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो इवेंट पहले से हो चुका है। अब बेस थ्योरम क्या होती है भाई, तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करूं, मैं आपसे कह दूं कि एक पूरा का पूरा बैग है, उसके अंदर 2 ब्लैक बॉल हैं, 2 रेड बॉल हैं। ठीक है, फर्स्ट बॉल जब आप निकालोगे वो ब्लैक होगी, सेकंड बॉल जो आप निकालोगे वो रेड होगी। अब वो आपसे कह देगा कि ये प्रोबेबिलिटी बता दो कि जो रेड बॉल आप निकालोगे ना सेकंड राउंड में, जो रेड बॉल आप निकालोगे ये फर्स्ट बैग में से आई है, ये फर्स्ट बैग में से आई है, मतलब वो एक कंडीशन और ऐड कर देगा उसके अंदर। यहाँ तक तो क्या था कि सेकंड बॉल जो रेड है उसके आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था टोटल प्रोबेबिलिटी में। तो बेस थ्योरम में क्या करेगा, वो कहेगा कि जो सेकंड बॉल रेड बॉल आपने निकाली है ये फर्स्ट बैग में से आई है, ये फर्स्ट बैग में से आई है, ये आप प्रूफ कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब वो एक कंडीशन और ज्यादा ऐड कर देगा, वो क्या बन जाएगी, बेस थ्योरम बन जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारे पास बेस थ्योरम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो बेस थ्योरम में हम क्या निकालते हैं, बेस थ्योरम में निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन में ए, क्या निकालते हैं, या फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन में ए, ये चीज हम निकालते हैं। और यहाँ पर हम क्या निकाल रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल रहे थे, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कंडीशन की, एक कंडीशन और ऐड हो गई, ये इवेंट तो हो गया, सेकंड बॉल जो है रेड होगी ये तो हमें पता है, लेकिन सेकंड बॉल रेड है और ये फर्स्ट बैग में से आई है, ये कंडीशन और ऐड हो गई और ये क्वेश्चन बन गया बेस थ्योरम का। तो कंडीशन अगर ऐड हो जाती है टोटल प्रोबेबिलिटी में तो वो क्वेश्चन बन जाता है किसका, बेस थ्योरम का। तो चलिए, अगर आपको ऐसा कुछ गिवन होगा तो आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला लगाओगे बेस थ्योरम का, और वो फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI
इनटू में probability of a by ei अपॉन में यहाँ पर समीशन का साइन j इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ये क्या है नंबर्स है, ठीक है, e1 e2 e3 e4 डॉट 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 en तक, ठीक है, ये नंबर्स है। तो चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये टर्म नीचे आ जाएगी, बस i की जगह पे क्या आ जाएगा, j आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ j इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई ईजे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको शायद इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का आई होप आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा क्या होता है ना, क्वेश्चन में क्या क्या होता है, ये तो आपको समझ में आया ही होगा। अब बाकी की बातें थोड़ा आगे चल के करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, ऑफ द स्टूडेंट्स टू अ कॉलेज इट इज नोन एज दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर्स. Previous year result report that 30% of all students who reside in hostels attain A grade and 20% of day scholars attain A grade in their annual exams. At the end of the year, one student chosen at random from the college who get A grade, what is the probability that स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर? तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉलेज है, कॉलेज के अंदर 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्टल से आते हैं, 40% स्टूडेंट्स डे स्कॉलर हैं, यानी कि वो बाहर से आते हैं या फिर अपने घर से अप एंड डाउन करते हैं। तो यहाँ पर एक रिजल्ट रिपोर्ट देखी गई पिछले साल की, तो उसके अंदर देखा गया कि 30% स्टूडेंट्स जो कि हॉस्टल से आते थे उन्हें ए ग्रेड मिला है, और जो 20% स्टूडेंट्स बाहर से आते थे उनको भी ए ग्रेड मिला है। तो ईयर के एंड में, जब एनुअल एग्जाम के एंड में जब रिजल्ट आया, उसके बाद में एक बच्चे को रैंडमली चूज करा गया कॉलेज के अंदर से, और जब उसका रिजल्ट देखा गया तो क्या देखा कि उसके रिजल्ट में क्या आया हुआ था, ए ग्रेड आया हुआ था। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो स्टूडेंट था जिसको ए ग्रेड मिला था वो एक हॉस्टलर था। तो इस चीज की हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया कि एक स्टूडेंट को रैंडमली कॉलेज से चूज करा गया है ना, हमने रैंडमली स्टूडेंट को चूज करा, उसको ए ग्रेड मिला हुआ था, उसको पहले ही ए ग्रेड मिल चुका है ना। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो स्टूडेंट हॉस्टल से बिलोंग करता है, यानी कि जो आपने बॉल निकाली है वो रेड बॉल है। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो रेड बॉल फर्स्ट बैग में से निकली है, वो जो स्टूडेंट है उसको ए ग्रेड मिल गया, लेकिन वो जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल से बिलोंग करता है, ये प्रोबेबिलिटी बता दो। तो यानी कि ये क्वेश्चन किसका है, बिल्कुल सही, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसने कंडीशन तो दी हमें, यहाँ पर उसने एक कंडीशन ऐड करके दी, उसने क्या बोला कि स्टूडेंट ए ग्रेड का है, स्टूडेंट को जो है ए ग्रेड मिला है, तो ये तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाता कि स्टूडेंट ए ग्रेड का है, तो ये जो स्टूडेंट हमने निकाला रैंडमली वो ए ग्रेड का था, अब प्रोबेबिलिटी बता दो कि वो स्टूडेंट को ए ग्रेड मिला था, तो वो चीज तो बन जाती टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन की, है ना। लेकिन यहाँ पर बोला कि वो स्टूडेंट ए ग्रेड का है, ये तो हमने बता दिया, लेकिन वो जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल से आता है, ये आपको बताना है। तो ये कंडीशन ऐड करके दे दी, यानी कि बेस थ्योरम क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले तो भाई बेस थ्योरम का क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इवेंट लेट करेंगे। तो फर्स्ट इवेंट तो क्या हो सकता है कि जो स्टूडेंट है वो हॉस्टल से आता है, स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, है ना, फर्स्ट कंडीशन तो ये हो सकती है। अब यहाँ पे स्किप मत करना, ठीक है, एक एक चीज बताऊंगी आपको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही क्या बोला कि स्टूडेंट हॉस्टल से आते हैं, दूसरी कंडीशन उसने बोली कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डे स्कॉलर हैं। तो फर्स्ट हम इवेंट लेंगे, तो E1 इवेंट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, और E2 इवेंट क्या हो जाएगा, स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर, है ना, स्टूडेंट बाहर से आता है, स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस बन सकती हैं। अब यहाँ पर एक इवेंट लेट करेंगे, ए इवेंट हम लेट करेंगे, और ये क्या होगा, जो चूजन स्टूडेंट है, चूजन स्टूडेंट गेट्स ए ग्रेड, जो स्टूडेंट हमने चूज करा रैंडमली उसको ए ग्रेड मिला। तो ये कंडीशन आपको कहां से लेनी है, देखिए यहाँ पर जब आपको प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जब आपसे पूछे ना क्वेश्चन के अंदर, तो जहां पर आपको कोई कंडीशन दी हो, जैसे कि यहाँ पर बोला है वन स्टूडेंट चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज हु गेट्स ए ग्रेड, यहाँ पर उसने कंडीशन जो हमें गिवन कर दी है ना, जो यूजफुल भी है क्वेश्चन के अंदर, जो कंडीशन उसने गिवन कर दी है वो हम किस में लेंगे, ए में लेंगे। जो हमारा इवेंट होगा ए, उसके अंदर हम क्या लेंगे, उस कंडीशन को लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी, स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, कितने स्टूडेंट्स हॉस्टल के अंदर रहते हैं भाई, देखो यहाँ पर 60 स्टूडेंट्स है, 60% स्टूडेंट्स है, तो देखिए 60% स्टूडेंट्स का मतलब है 60/100, यहाँ पे जगह 60/100, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगी 0.6 आएगा, देखो 10 से 10 कैंसिल, 6/10 होगा, 10 ऊपर जाएगा तो 0.6 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगर निकालूं, कितने स्टूडेंट्स है जो डे स्कॉलर्स हैं, कितने हैं भाई, 40% है, यानी कि 40/100, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास हो जाएगा 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी आ गई। अब अगर मैं निकालू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1,
ए बाई इवन की प्रॉबिलिटी निकालूं, यानी कि चूजन स्टूडेंट्स गेट ए ग्रेड, और वो स्टूडेंट जो था वो हॉस्टल का था। जो हमने स्टूडेंट निकाला रेंडमली, उसको ए ग्रेड मिला, वो ए ग्रेड वाला स्टूडेंट हॉस्टल का था। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जिनको ए ग्रेड मिला और वो हॉस्टल से हैं, 30%। तो यहाँ पर जाएगा 30/100, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू निकालूं। ए बाई ई टू का मतलब क्या है, जो हमने स्टूडेंट चूज करा उसको ए ग्रेड मिला और वो स्टूडेंट डे स्कॉलर था। जो स्टूडेंट हमने चूज करा उसको ए ग्रेड मिला, वो स्टूडेंट जो था वो क्या था, डे स्कॉलर था। तो इसकी क्या कंडीशन है भाई, इसके लिए भी उसने बोला हुआ है कि 20% ऑफ डे स्कॉलर्स अटेन ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जाम्स। तो डे स्कॉलर्स कितने हैं जिनको ए ग्रेड मिला है, 20%, तो 20/100 ये हो जाएगा 0.2। तो हमारे पास डेटा सारा आ गया। अब क्या करेंगे, बेस थ्योरम लगाएंगे और काम बन जाएगा। अब बेस थ्योरम आती तो बहुत अच्छी बात है ना। तो बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो आपको आना चाहिए। तो चलिए लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे बाय बेस थ्योरम, ताकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको पता चल जाए कि किस थ्योरम से कर रहे हो क्वेश्चन को। तो बाय बेस थ्योरम यहाँ पे हमने लिख दिया। अब बेस थ्योरम क्या होती है भाई, बेस थ्योरम होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए। अब देखिए यहाँ पर E1 आएगा कि E2 आएगा, ये डिपेंड करेगा आपके इवेंट्स के ऊपर। तो वहां पर मैंने इवेंट क्या लेट करा था, मैंने E1 इवेंट लेट करा था, स्टूडेंट इज अ होस्टलर। और मुझे यही तो चेक करना है क्वेश्चन में, मुझे फाइंड क्या करना है कि जो ए ग्रेड वाला स्टूडेंट है वो होस्टलर है, यही फाइंड करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर E1 लिखूंगी। अगर मुझे क्वेश्चन में वहां पर बोला होता कि जो आपको स्टूडेंट जिसको ए ग्रेड मिला है वो जो है कहाँ से होना चाहिए, वो डे स्कॉलर होना चाहिए, तो उस कंडीशन में यहाँ पे E2 लिखती। क्या लिखती, E2 लिखती। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। और जो चीज यहाँ पर आएगी वही चीज यहाँ पर आएगी। तो अगर आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दी तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। ठीक है, अगर यहाँ पे E2 होता तो यहाँ पे क्या आता, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 आता। ठीक है, अब जो चीज यहाँ पे लिखी है उसको यहाँ पर भी लिखेंगे, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। ठीक है, अब वहां पर देखो हमारे पास 2 इवेंट्स है ना, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी आएगा। अगर वहां पे 3 इवेंट्स होते तो यहाँ पर तीसरा इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी आता। वहां पर हम जितने इवेंट लेट करेंगे उतने ही इवेंट्स नीचे आएंगे डिवाइड में। यहाँ पर जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। टेंशन मत लो, 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन में ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमने क्या निकाली, 0.6 निकाली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 क्या आई, 0.3 आई, अपॉन में 0.6 इंटू में 0.3 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या थी, 0.4 थी, इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 0.2 थी। सॉल्व करो, 6 3 जा 18 हो जाएगा 0.18, अपॉन में 6 3 जा 18 0.18 प्लस में 4 2 जा 8 0.8, 18 प्लस में 8 26 0.18 अपॉन में 0.26 ही होगा ना, हाँ 26 ही होगा। तो देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर 100 लगेगा, नीचे 100 लगेगा, है ना। तो यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 18 अपॉन में 26। इसको अगर हम कट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 अपॉन में 13। आगे बात समझ में। तो चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर वो जो स्टूडेंट आपने रेंडमली चूज करा है जिसको ए ग्रेड मिला है वो एक हॉस्टल का बंदा है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 9/13। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है बेस थ्योरम का वो कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चन और लगा लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, एन अर्न कंटेन 5 रेड 5 ब्लैक balls, a ball is drawn at random, its color is noted and it returned to urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि एक अर्न है, एक थैला है, उसके अंदर 5 रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो एक बॉल जो है थैले के अंदर से रेंडमली निकाली जाती है और उस बॉल का कलर नोट किया जाता है और उसे वापस से अर्न के अंदर, बैग के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद में 2 और बॉल उस थैले के अंदर डाली जाती हैं। मतलब पहले थैले के अंदर कितनी बॉल्स थी, 10 बॉल्स थी, 5 + 5 10 बॉल्स थी। अब और 2 बॉल्स उसके अंदर डाल दी, यानी कि 10 + 2 12 बॉल्स हो गई थैले के अंदर। अब वो आपसे बोल रहा है कि अगर रेंडमली एक बॉल को थैले के अंदर से निकाला जाता है, सेकंड बॉल को दोबारा से थैले के अंदर से निकाला जाता है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो सेकंड बॉल क्या है, रेड है। तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब मुझे बताओ कि क्या ये किस चीज का क्वेश्चन है, ये कौन से थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। तो भाई अगर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता ना, तो यहाँ पर वो ये नहीं बोलता कि सेकंड बॉल रेड है, यहाँ पर ये नहीं बोलता, वो यहाँ पर ये बोलता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज व्हाट
ठीक है, आपसे पूछता कि सेकंड बॉल कौन से कलर की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बता दो, है ना। यहाँ पे ये नहीं बोल के देता कि वो बॉल रेड ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, ऐसा नहीं बोल के देता। अब आते हैं बेस थ्योरम पे। तो बेस थ्योरम में क्या होता है, यहाँ पर वो बोलता तो सही कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड, लेकिन एक और एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड होती, एक और चीज ऐड होती। यहाँ पर बोलता कि सेकंड बॉल रेड तो है, अब आप मुझे ये बता दो कि जो सेकंड बॉल है ये कौन से बैग में से आई है। तो ऐसे से जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो होते हैं बेस थ्योरम के क्वेश्चन, कि वहां पर आपको कुछ एडिशनल ऐड करके देता है, कुछ ऐड करके देता है कोई कंडीशन, वो होते हैं बेस थ्योरम के क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर तो उसने कुछ ऐड करके दिया ही नहीं, उसने तो ये कहा ही नहीं कि ये किसी थैले में से आई है, उसने तो बोला है कि सेकंड बॉल रेड है, प्रोबेबिलिटी बता दो। तो अब बचा क्या, क्या बचा, अब टोटल प्रोबेबिलिटी बची, मतलब ये क्वेश्चन किसका है, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो चलिए भाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेट कर लो, इवेंट हम लेट करेंगे, इवन इवेंट में यहाँ पे लेट कर रही हूँ कि जो हमने पहले बॉल निकाली थी, फर्स्ट ड्रॉन बॉल क्या है, रेड कलर की है, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड कलर। ठीक है, अब यहाँ पर E2 इवेंट हम लेट कर लेते हैं कि जो हमने पहली बॉल निकाली थी वो क्या थी, ब्लैक कलर की थी। अब देखो वहां पर हमने जो फर्स्ट बॉल निकाली थी उसका कलर थोड़ी ना गिवन करा है उसने कि कौन से कलर की है, उसने बोला कि हमने जो फर्स्ट बॉल निकाली है उसका कलर हमने नोट करके उसको वापस से अर्न के अंदर रिटर्न कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, वो ब्लैक भी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है। तो हम क्या कर लेंगे, दो इवेंट लेट कर लेंगे कि पहला तो वो बॉल रेड थी, दूसरा वो बॉल क्या थी, ब्लैक थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक ए इवेंट लेट करते हैं। अब ए इवेंट हम क्या लेट करेंगे कि जो सेकंड बॉल है, जो सेकंड बॉल है वो क्या है, वो रेड है। तो सेकंड बॉल का तो उसने साफ साफ कह दिया कि सेकंड बॉल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। तो सेकंड बॉल मैंने यहाँ पे रेड जो है लेट कर ली। तो देखिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालूं कि जो आपकी फर्स्ट बॉल है वो क्या है, वो रेड कलर की है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो अर्न के अंदर कितनी रेड बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं। टोटल बॉल कितनी है अर्न के अंदर, जब हम फर्स्ट बॉल निकाल रहे थे उस समय में टोटल बॉल कितनी थी अर्न के अंदर, 10 बॉल्स थी, है ना। तो जब हम फर्स्ट बॉल निकाल रहे थे उस समय टोटल बॉल्स थी अर्न के अंदर 5 रेड थी, 5 ब्लैक थी, यानी कि 10 बॉल थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आ जाएगी 5/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालू तो जब हम फर्स्ट बॉल निकाल रहे थे, यहाँ पर फर्स्ट बॉल की बात हो रही है, जब हम फर्स्ट बॉल निकाल रहे थे तो वहां पर देखो फर्स्ट बॉल जो हमने निकाली है वो ब्लैक कलर की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो 5 ब्लैक बॉल्स थी और टोटल बॉल कितनी थी, 10 थी, तो 5/10 हो जाएगी, ये भी 5/10 हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, यहाँ तक हो गया। अब अगर हम ए इवेंट की बात करें यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 निकालें, इसका मतलब क्या है कि जो सेकेंड बॉल हमने निकाली है वो क्या है, वो रेड है, जो सेकंड बॉल हमने निकाली है वो रेड है। अगर ये हम निकालें तो देखिए जब हम सेकंड बॉल निकालने वाले थे उससे पहले हमने क्या करा था, 2 बॉल ऐड करी थी अर्न के अंदर, 2 बॉल ऐड करी थी। फर्स्ट बॉल जब हम निकाल रहे थे उस समय कितनी बॉल थी, 10 बॉल थी। फिर फर्स्ट बॉल निकालने के बाद में हमने फर्स्ट बॉल को रिटर्न करा, उसके बाद में हमने 2 बॉल ऐड करी, उसके बाद में 2 बॉल ऐड करी ना, तो 10 + 2 12, है ना। तो जब हम रेड बॉल निकालेंगे उस कंडीशन में, तो देखो यहाँ पर जो 2 बॉल हमने ऐड करी है ना, इनको मैं मान लूंगी कि ये क्या थी, ये दोनों कौन से कलर की थी, ये रेड कलर की थी। अब आप कहोगे दीदू ये क्यों हम मान रहे हैं, ये तो ब्लैक भी तो हो सकती है। तो देखो आपको जो भी बोला जाए, जो भी आपको फाइंड करने में बोला जाए ना, आप उसी चीज को मानोगे। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि सेकंड बॉल रेड है, तो हम जो 2 बॉल हमने ऐड करी है उन्हें रेड कलर का मानेंगे। अगर यहाँ पे वो बोलता कि जो सेकंड बॉल है वो ब्लैक है, तो हम क्या मानते हैं कि जो 2 बॉल हमने ऐड करी है वो ब्लैक कलर की है। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा, 2 रेड बॉल वापस से ऐड कर दी, तो पहले से 5 रेड बॉल थी, 2 और आ गई, कितनी हो गई, 7 आ गई। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड बॉल आने की 7 हो जाएगी। टोटल बॉल कितनी है इस टाइम पे, 12 है, 10 तो पहले से थी, 2 हमने ऐड कर दी, 7/12 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 निकालो, मतलब जो सेकंड बॉल है वो रेड है ना, जो सेकंड बॉल है वो रेड है, फर्स्ट बॉल जो है वो ब्लैक आई थी, उसके बाद में जो हमने सेकंड बॉल निकाली वो रेड आई है। इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो देखो कितनी हो जाएंगी, ब्लैक बॉल कितनी है अर्न के अंदर, ब्लैक बॉल तो भाई 5 ही रहेंगी, हमने जो 2 बॉल ऐड करी उसकी वजह से रेड बॉल 7 हुई है, ब्लैक बॉल तो उतनी की उतनी रहेंगी, ब्लैक बॉल में थोड़ी ना डिफरेंस आएगा। तो ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल तो आपकी 5 ही है, और नीचे टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 5/12 आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। हमने फर्स्ट बॉल जब निकाली थी उस समय हमने कोई बॉल ऐड नहीं करी थी, तो वहां पर हर चीज 5-5 थी, लेकिन अब हमने ऐड करी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो देखो अब हम आगे क्या करेंगे, हमारे पास हर चीज आ गई है, हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। यही होता है भाई। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है हमारे पास 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है हमारे पास 7/12 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ
E2 है हमारे पास क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है हमारे पास 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 है हमारे पास क्या 5/12, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, प्लस में 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 24 आएगा, 7 + 5 क्या हो जाएगा, 7 + 5 हो जाएगा 12, हो जाएगा 12/24। तो इसको जब हम कट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पर बेस थ्योरम के क्वेश्चन लगा लिए, हमने यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लगा लिए, किस जगह पे कौन सी थ्योरम यूज होगी वो भी हमने यहाँ पे सीख लिया। तो यानी कि हमने सब कुछ सीख लिया इस वीडियो के अंदर। तो अब जो है यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 13 या फिर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैं यहाँ पर आपको यही कहूंगी कि बेस थ्योरम को अच्छे से पढ़ के जाना, इसके अंदर कोई भी डाउट मत रखना, ठीक है। अब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आईएससी और सीबीएसई बोर्ड के लिए वो आपको कम्युनिटी में मिल ही जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और चैप्टर लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर करना इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।